जिसको वो मारे ना, जिसको वो मार दिए अपने कागज में, वो जिंदा है वहां ईरान में। हाँ हाँ 6 जनरल 4 लोग। जिसको ये मरा हुआ घोषित कर दिए, जिसको ये मरा हुआ घोषित कर दिए, दुनिया में दिखा जनरल दिए, कानी। स्टोरी चलने लगी हाँ थी, वो जिंदा हाँ है अभी। जनरल कानी। नेतन्याहू का तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए इजराइल के ये हाल देख करके। क्यों वो बैठे हैं? कोई मांगने की औकात है किसी की कि जो कह दे कि नेतन्याहू आप इस्तीफा दे दीजिए? इतनी बुरी हार होने के बावजूद भी शर्म होती अगर उस इंसान को, तो वो इस्तीफा दे करके निकल लेते। एकदम से कल तक कहां कुछ हो रहा था और एकदम से 2 दिन से एकदम खामोशी जो है, ये खतरनाक खामोशी है। ये तूफान की अलामत है, ये तूफान आने का संकेत है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान और इसके अलावा गजा और अमेरिका की। जी हां, अगर देखा जाए तो बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे सीज फायर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जंग जारी है और तेज जंग हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि गजा में कत्लेआम जारी है। इसके साथ साथ आज हूती ने बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल पे, और वो इसलिए क्योंकि गजा पर हमला नहीं रुक रहा है। इसके साथ साथ अब अमेरिका ने फिर धमकी ईरान को दी है। यही नहीं बल्कि इजराइल ने भी कहा है कि हम गजा पे 100 गुना बड़ा हमला करेंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये जो प्लान बना रहे हैं हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इनका प्लान क्या है? क्या अब जंग वो इजराइल के अंदर होगी? क्या है पूरा मामला? और फजील अहमद साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है इस पूरे मामले को लेकर के कि अब जंग कहां पहुंचने वाली। उन्होंने कहा ये जो आप खामोशी देख रहे हो, दरअसल ये किसी बड़े तूफान की आहट है। क्या उन्होंने कहा जंग को लेकर के, सुनिए। रद्द अमल। देखिए, सबका अंत होता है। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं बनी जिसका अंत ना होता हो। ताकत का भी अंत होता है, गरूर का भी, और गरीबी का भी। गरीबी का भी अंत होता है। हमेशा एक इंसान गरीब नहीं रहता है और कमजोर भी नहीं रहता है। आज दुनिया के अंदर शोले फिल्म का वो डायलॉग बोला जा रहा है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज ईरान का नाम लेने से लोग बंद कमरे में भी डर रहे हैं कि कहीं खामनेई साहब सुन न ले हमारी बात और एक आध मिसाइल इधर भी न चली जाए। ये स्थिति है। कौन जीता कौन हारा उस पर तो अब डिस्कस ही नहीं हो रहा है, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। कौन जीता कौन हारा सबको पता हो गया, आम आवाम को पता हो गया। ये सोशल मीडिया का जमाना है। वेस्टर्न मीडिया को अब कोई देख नहीं रहा है और सब लोग, हम लोग तो ज्यादातर जगा ही दिए कि भैया वेस्टर्न मीडिया को नहीं देखना, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ही दुश्मन है आपका। अब फिरोज भाई ने एक बात कहा कि नेतन्याहू का ग्राफ बहुत ऊंचा है। लोकतंत्र का एक बहुत मतलब डिमेरिट है ये कि डॉक्टर लोहिया थे हमारे देश के नेता, वो कहते थे कि रोटी अगर पक जाए तो उसको पलट दो और जब फूल जाए तो उसको उतार दो। वही हाल डेमोक्रेसी के अंदर होता है। जब किसी नेता को आप लंबे समय से, जनता अगर उसको किसी भ्रम जाल में पड़ के लंबे समय से रख देती है, तो सबसे पहले कोई लीडर अपना विपक्ष को समाप्त करता है, अपोजिशन को कमजोर करता है, समाप्त कर देता है, बल्कि अपोजिशन को कई धड़े में बांट देता है, कई अलग अलग नेताओं की मंडली बन जाती है। और वही हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि अगर दोबारा उसी को लाना है तो फिर इलेक्शन ही क्यों कराना, उसी को ला दीजिए, कम से कम कई हजार करोड़ देश का बचेगा पैसा। कुछ ऐसी व्यवस्था हो, अगर अगर सर्वे पे ही बात बननी है तो फिर इलेक्शन क्यों कराना? सर्वे करा करके, एग्जिट पोल दिखा करके और उसी को रिपीट कर दीजिए। कोई जरूरत ही नहीं है इलेक्शन कराने की। इसीलिए 5 से 10 साल काफी होते हैं, 1 से 2 टर्म। अमेरिका में देखिए 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म में कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता हुआ। ये सब उनका कुछ चीजें तो अच्छी भी हैं। नेतन्याहू हमको लगता है कि 35-40 साल से के लगभग प्राइम मिनिस्टर है वहां पे। अब उन्होंने किसी को छोड़ा होगा, कोई अपोजिशन लीडर छोड़ा होगा जो उनके सामने आंख में आंख डाल के बात करे, जो उनसे सवाल करे, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले। कोई बचा ही नहीं होगा। इतने साल तो बहुत होता है। एक छोटा सा कंट्री जहां 20-25 लाख की आबादी है, वहां किसी को, अपोजिशन को खत्म करने में कितना टाइम लगता है?
इसलिए फिरोज भाई को लग रहा है कि नेतन्याहू आ जाएंगे। आम आवाम को तो पता ही नहीं चलता ना कि आम आवाम सोच क्या रही। और ऐसे कंट्री में जहां नेतन्याहू का इतना ज्यादा वर्चस्व चल रहा है, वो आम आवाम को सोचने देंगे? जैसे हमारे देश के अंदर लोग कहते हैं कि राशन दे रहे, अरे भाई राशन बंद कर देंगे, लोग नहीं बोल रहे। इसलिए नहीं बोल रहे कि बोलेंगे तो राशन बंद कर देंगे हमारा, इसलिए लोग नहीं बोल रहे। तो उसको हिटलर का एक घटना आपको बता दें मुमताज भाई। एक बार अपनी कैबिनेट की बैठक हिटलर ले रहे थे और एक मुर्गी लेके आए और मुर्गी लेके आए और टेबल पर बैठे और उस मुर्गी का सारा पंख नोच डाले। और वो मुर्गी जब सारा पंख नोचवा ली तो जेब में से कुछ चावल का दाना निकाले और मेज पर डाल दिए। वो मुर्गी खाना खाने लगी, उसको याद ही नहीं रहा कि इस इंसान ने मेरे सारे पंख नोच डाले। इतनी वो भूखी है कि उसको लग रहा है कि अगर हम दाना नहीं खाएंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। तो वो उसको पंख नोचने का कोई मलाल नहीं है, उसको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि इस आदमी ने मेरे साथ पंख नोच दिया, मेरी गुलामी में ढकेल दिया, मेरे साथ ये कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन उसके पास बचा है कि अगर हम इस इंसान का विरोध करेंगे तो ये मेरा खाना भी बंद कर देगा, तो हम भूखे मर जाएंगे। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बुरा दौर गुजर रहा है दुनिया के अंदर, लोकतंत्र का बुरे दौर से लोकतंत्र गुजर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हर जगह तानाशाही, हर जगह राजशाही, हर जगह लोकतंत्र के आड़ में राजशाही और ज्यादा उसको बना कर रखना। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में ये वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जहां ऑपोजिशन को खत्म किया जा रहा है, ऑपोजिशन को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र में अगर ऑपोजिशन नहीं है तो फिर लोकतंत्र ही नहीं है, सवाल ही नहीं पूछ सकते आप, फिर कहेगा लोकतंत्र। तो ये सब, और सिर्फ पार्लियामेंट लेवल पे नहीं होता है मुमताज भाई, आप गांव में थाना लेवल पे भी विधायक के खिलाफ बोल दीजिएगा तो पुलिस आपके घर पे चली आएगी, किसी न किसी मुद्दा को लेकर आपको उठा ले जाएगी। इस तरह से गांव से लेकर के और पार्लियामेंट दिल्ली तक जो स्थितियां बन रही है ना, वो पूरा देश को, लोकतंत्र को समाप्ति की तरफ जा रहा है। यही लगभग हाल हर जगह है। नेतन्याहू का तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए इजराइल के ये हाल देख करके। क्यों वो बैठे हैं? कोई मांगने की औकात है किसी की कि जो कह दे कि नेतन्याहू आप इस्तीफा दे दीजिए? इतनी बुरी हार होने के बावजूद भी शर्म होती अगर उस इंसान को, तो वो इस्तीफा दे करके निकल लेते। लेकिन आज भी वो झूठ बोल रहे कि हम जीत गए। सोचिए आप, किस मुंह से जीत गए? एकदम नाक रगड़ के सीज फायर किए, तमाम शोर सिफारिश लगा करके सीज फायर किए, अमेरिका को, किसको किसको, अंदर अंदर क्या क्या किए, तब जाके सीज फायर हुआ और कह रहे हम जीत गए। गजा के, अच्छा देखिए इधर युद्ध चल रहा था और गजा में बुलडोजर वहां का मलबा हटा रहा था। मतलब किस बात की इतनी जल्दी है? क्या दिमाग में चल रहा है? वो तो हमास के लोगों ने जब वहां पे स्ट्राइक किया उनके ऊपर, तब जाके वो बुलडोजर के भागे अपना। और हूती, हमास, हिजबुल्ला, अभी खामोशी नहीं है। ये तूफान के आने की से पहले की आहट है। जब तूफान आने वाला होता है ना मुमताज भाई, तो बहुत मामला शांत हो जाता है। समुद्र जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, दरियाएं एकदम शांत खड़ी हो जाती हैं, पेड़ के पत्ते एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि तूफान आने वाला है। ये जो खामोशी है ना, ये दुनिया के लिए खतरनाक है। एकदम से कल तक कहां कुछ हो रहा था और एकदम से 2 दिन से एकदम खामोशी जो है, ये खतरनाक खामोशी है। ये तूफान की अलामत है, ये तूफान आने का संकेत है। अभी अस्थाई शांति नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूं कि अस्थाई शांति के लिए अस्थाई युद्ध का होना जरूरी है। अभी अस्थाई युद्ध हुआ ही नहीं। जब तक कि गजा आजाद देश नहीं बन जाता, जब तक फिलिस्तीन आजाद देश नहीं बन जाता, और नहीं बन सकता है तो इजराइल पर फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहरा जाता, तब तक मकसद पूरा होता ही नहीं। कैसे मकसद पूरा मान लिया जाएगा उसको? जिस तरह से अभी बेचैनी इतनी है, पूरे वेस्टर्न कंट्री की खामोशी, कोई नहीं बोल रहा है, कोई आपस में चर्चा भी नहीं कर रहा है। ऐसी खामोशी जैसे लग रहा है कि किसी ने बैटरी ही निकाल लिया हो, एकदम मोबाइल डेड पड़ा हुआ है, ऐसी खामोशी। आखिर इतनी बड़ी हार पहली बार इनके बिहेवियर से, पश्चिमी देशों के
बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि वो हार के सदमे में भी है। सिर्फ हारे नहीं है, हार के सदमे में भी पड़े हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन से भी तो हार रहे ना वहां, यूक्रेन भी इनके हाथ से जा रहा है। इसलिए ये एकदम खामोश है। और हथियार की खत्म हो गया अचानक, बहुत सी चीजें हैं। धीरे धीरे जो एक कंट्री के लिए जो होता है वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। और जो काम अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रियों ने लीबिया के साथ किया, इराक के साथ किया, ईरान के साथ किया, हमास के साथ किया, अफगानिस्तान के साथ किया, इराक के साथ किया, आज वो सब इतिहास दोहराने जा रहा है। वो सारा इतिहास दोहरा रहा है। अभी तो इनकी सैनिक शक्ति कमजोर हुई है। इन देशों की वेस्टर्न कंट्री की सैन्य शक्ति अभी कमजोर हुई है। अभी इनकी माली शक्ति भी कमजोर होगी। और धीरे धीरे जिस तरह से इन्होंने लीबिया के वेयर हाउस को खाली करा दिया, लोग तड़प के मर गए। मैं एक दिन पढ़ रहा था, लीबिया का अफसर अपने ही घर के सामने ठेले पे प्याज बेच रहा था, क्योंकि उसे कई महीने से सैलरी नहीं मिली थी। किस तरह से घेर करके उनको मारा गया। ये हालात थे वहां के, लीबिया के। इराक का आपने देखा कि एक बादशाह जो है सुरंग में छिपा हुआ था। लीबिया के गद्दाफी एक पाइप के मेन होल में से निकाल के गोली मारा गया। यासिर अराफात साहब का प्लेन क्रैश हो गया, और बताया किसने? अमेरिका ने खोज के दिया कि हाँ, डेड बॉडी उनकी यहां पड़ी हुई। ये सारी चीजें लोग भूले नहीं है, कोई नहीं भूला है, और सबको याद है। आज वेस्टर्न कंट्री की अभी तो सैन्य शक्ति कमजोर हुई है। अब जब सैन्य शक्ति कमजोर होगी तो माली हालत भी खराब होगी। और सुनिए फजील साहब, बात यह है कि आज इजराइल के मिनिस्टर जो बेन गवीर है, उन्होंने इस बात का एतराफ किया। और बताइए कैसे बताते हैं कि हम जो है खामनाई को मारने का पूरा प्लान बन गया था, लेकिन हम नाकाम हो गए क्योंकि उन्होंने कोई सिक्योरिटी बाहर की ली ही नहीं। और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी और वो कहाँ थे और हम वहां तक नहीं पहुंच सके। तो ये जो बताना इनका मतलब, ये किस बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि हम मारना चाहते थे। जिसको वो मारे ना, जिसको वो मार दिए अपने कागज में, वो जिंदा है वहां ईरान में। हाँ हाँ, 6 जनरल 4 लोग जिसको ये मरा हुआ घोषित कर दिए, जिसको ये मरा हुआ घोषित कर दिए, दुनिया में दिखा जनरल दिए, कानी। स्टोरी चलने लगी हाँ, थी, वो जिंदा है। जनरल कानी और सामने आ गए कानी, जनरल कानी रक्षा साहब मंत्री और तमाम। जावेद जिंदा है। जी जी, 6 लोग आ गए सामने। हाँ हाँ, और धीरे धीरे अभी बहुत से लोग सामने आएंगे। ये जिस तरह से अभी खामनेई साहब, मैंने कहा ना कि दुनिया में इतना सीनियर लीडर भी कोई नहीं है, इतना तजर्बेकार भी कोई नहीं है। और आज पूरे नहीं तो क्या ये इस्लामिक माना वर्ल्ड जाए कि यूरेनियम की तरह इन लोगों को भी छिपा दिया गया था, इनरिच कर दिया गया। जिस तरह से यूरेनियम की इनरिच किया जा रहा है ना, उसी तरह से इनरिच कर दिया गया है। और ताकत के साथ ये उठ खड़े हुए। और इजराइल अभी भी इकट्ठा कर रहा है, अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है। वो क्या करते हैं कि जब कोई आदमी कोई भी होता है, वो सारे अपने अगल बगल के टूटे लुढ़के फटे हुए लोग जो बचे हैं बेचारे, उनको इकट्ठा करके फिर सपना दिखाता है कि कोई बात नहीं, मैदान जंग में हम लोग लड़ेंगे दोबारा और फतेह करेंगे और फिर करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करके फिर उनको, जो बचे उनको भी मरवा देंगे। लेकिन अरे एक क्या इम्पोर्टेंट भाई, खबर ये आ रही है फजील साहब, जो आपने इससे पहले भी जिक्र किया यहाँ पे यूनुस चौवारा साहब ने, कि अमेरिका के पूर्व अधिकारी का दावा है कि ईरान ने अपना यूरेनियम उत्तर कोरिया में शिफ्ट कर दिया और उत्तर कोरिया ईरान को परमाणु बम बनाकर देगा। ये उत्तर कोरिया शिफ्ट कर दिया, अब ये खबर चल रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? और फिर मैं फिरोज साहब पास आऊंगा कि ये उत्तर कोरिया, क्या आपको लग रहा है कि ईरान उत्तर कोरिया शिफ्ट करेगा, या इनको अब गुमराह करने का मतलब कुछ ना कुछ तो ईरान ने किया और किसी को कुछ पता नहीं है? लेकिन नहीं देखिए, वो फिरोज भाई कहते हैं ना कि चतुर्वेदी हैं ये लोग, चौथा वेदी वो है। और एक चीज बताएं आपसे कि ईरान के अंदर खुद ही इतनी जगह है, जो डॉम होता है ना उसका रिएक्टर, उसमें उसका सिर्फ अंदर से वो पार्ट गोल होना चाहिए,
क्योंकि पानी उसमें राउंड राउंड घूमता है ठंडा करने के लिए, गैसेस को ठंडे करने के लिए उसको रिएक्टर बोलते हैं। वो किसी पहाड़ के अंदर अगर उसको बना दिया जाए, अंदर अंदर गोल कर दिया जाए, तो बाहर से वो दिखाई नहीं देगा। और हमको नहीं लगता है कि इतना आसानी से कोई फ्रिज, टीवी, स्कूटर नहीं है कि उस शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। एक नकली साइट ईरान ने बना करके पहले से रखा था इस दिन के लिए। अमेरिका गया और उसी नकली साइट पर हमला करके चलाया। नकली साइट, और भी अगर खोजा होता ना अमेरिका, तो 2-3 और नकली साइट मिल जाती। असली साइट तो पता ही नहीं किसी को कहाँ है, वो पहाड़ के अंदर है कि पहाड़ के बाहर है, एक भी चीज बाहर नहीं दिखेगी। और ईरान की जीत के सबसे पीछे उसका भूगोल है। और भूगोल कह लीजिए या अल्लाह की ताकत कह लीजिए, कि अगर उसको बाहरी कोई जरूरत नहीं है कि उसको गोल किया जाए, अगर पहाड़ के अंदर अंदर भी उसको कर सकते हैं। इसलिए पता नहीं चलता है, और इतना आसान भी नहीं होता है कि इतनी इंपॉर्टेंट साइट को वो जा करके भेज दें और एक बम जो है वो सुरंग खोदने वाले बम से उड़ा दें। हो सकता है कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही वो अपना परमाणु परीक्षण कर ले ईरान। जी जी बिल्कुल, और यही खबर चल रही इस तरह की। आपकी आवाज नहीं आ रही मुमताज साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा वो मैंने सोचा ओपन हो गया, अनम्यूट हो गया था। अनम्यूट हो गया जी, ठीक है। जी तो बहरहाल मैं एक चीज कह रहा हूँ कि ये सही कह रहे हैं फदील साहब, और इनका एक असेसमेंट भी सही है। मैं एक चीज है फिरोज अहमद साहब, फिर मैं लौटूंगा जरा इजराइल के अंदर। और मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ की लोकल अदालत है, क्या इतनी पावरफुल है कि पीएम ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राहत नहीं दे सकता। और डोनाल्ड ट्रंप किस हैसियत से वहां पे ये कहा कि साहब इनके जो गुनाह है उनको माफ कर दिया जाए? क्या ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि साहब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और इजराइल के अदालत को कह रहे हैं कि इन पे जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी सब माफ कर दीजिए, लेकिन अदालत ने किसी की बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि 2 हफ्ते का वक्त भी नहीं दिया, छूट भी नहीं दी। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं देखिए, ऐसा है, अदालती सिस्टम आमतौर से सभी ममालिक में जो है वो हक की बुनियाद पे और सच्चाई की बुनियाद पे होता है। बेईमानियां भी होती हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन आमतौर से वो सही जो चीजें हैं उन्हीं की बिना पर इंसाफ किया जाता है। अच्छा, इससे पहले भी कुछ एक आध अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं कि जिनके खिलाफ पंचिंग हुई और उनके खिलाफ जो है उनकी पार्लियामेंट में भी जो है एक्शन लिया गया। और यहाँ पर ट्रम्प साहब का जो, देखिए ये 2021 की बात है, ट्रम्प साहब जो है वो गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन वो पतली गली से निकल गए। वो बहुत तेज आदमी है, चलता पुर्जा है, और इस बार भी जो है उनके खिलाफ जो है इल्जामात हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल जैसे लॉन्ड्री में उनको चीजों को डाल दिया जाता है, साफ हो जाती है। ये एक तो हमारे मुल्क की लॉन्ड्री की बात करते हैं कुछ लोग जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, और एक ही अमेरिका में भी लॉन्ड्री लगी है कि जिसके अंदर जो है ये ट्रम्प साहब जो है के सारे गुनाह ऐसा समझा जा रहा है सब इसमें धुल जाएंगे या धुल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरे जो अभी ये जैसे मैंने कहा सेहूनी लोग जो हैं ये वापस लाना चाह रहे हैं नेतन्याहू को इसराइल में। एक सेकंड इसराइल की भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये एक वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, और इनके खिलाफ ईरान ने भी मुकदमा लगाया है, और भी मेरे ख्याल से कई और जगहों से भी इनके खिलाफ मुकदमे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि देखिए क्या है कि अमेरिका में तो चलो अदालत अपना काम करती है, लेकिन इंटरनेशनल जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो है अब पता नहीं कि ट्रम्प को और नेतन्याहू को ये लोग जो है रेप्रिमांड करेंगे या नहीं करेंगे, ओनली टाइम विल टेल।
लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। दुनिया ये चाह रही है कि ये जो नेतन्याहू हैं, इनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दायर किए जाएं और इस्लामी मुल्क भी करें, गैर इस्लामी मुल्क भी मुकदमे दायर करें और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार करके एंड ही शुड बी थ्रोन आउट ऑफ पावर। लेकिन ऐसा होता मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है बिक जाती हैं चीजें, लोग बिक जाते हैं, ठीक है। जैसे ईरान में बिक गए मोसाद के हाथों, है, और उसी तरह से अमेरिका में बिक रहे हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाग में भी मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद ये लोग चूंकि बड़े वजनदार लोग हैं और हिंदुस्तान में भी ऐसा है कि जिसके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई भारी भरकम किसी भी पार्टी का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रूलिंग पार्टी का हो या ऑपोजिशन का हो, और वो उसके सबूत भी मिल जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ठीक है। कई मैं एग्जांपल आपको दे दूं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक नहीं है, इसमें हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से नेतन्याहू और ट्रम्प के साथ भी ये हो सकता है कि बावजूद इसके कि ये इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल हैं, ये बच जाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे और आप जैसे लोगों को भी अपनी जो भी हमारी पहुंच है, हमें यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने लेटर हेड पे, चाहे हम उसे डाक से रवाना करें जिसमें वक्त बहुत लग जाएगा, या हम ईमेल के जरिए इनके पते निकाल के ये कहें कि भाई इन लोगों के ऊपर वॉर क्राइम के केस लगने चाहिए एंड दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ पावर। तो हम तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन होगा क्या, ओनली टाइम विल टेल। जी मुमताज साहब। सही कह रहे हैं कि ये वक्त ही बताएगा और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैं फजील साहब पास आऊंगा और बस थोड़ा ही से ज्यादा नहीं, यहाँ पे जो आईडीएफ का मामला है, जैसे आपने कहा था कि वहां पे बहुत ज्यादा पावर बढ़ी हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि आईडीएफ के लोग कई चौकियां जो छोड़ के जा चुके हैं। क्या क्या आपको लग रहा है यहाँ पे अभी मारे भी जा रहे हैं? यहाँ पे बताया है जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कि पिछले हफ्ते नहीं, एक हफ्ते में करीब 20 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई गुना जो है वो जख्मी हुए हैं। और आज एक रिपोर्ट में यहाँ पे मिडिल ईस्ट मॉनिटर पढ़ रहा था, फिर वहाँ पे आईडीएफ की खस्ताहाली का जिक्र किया गया है कि बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये जो सूरत हाल है, क्या लग रहा है? अभी एक और खबर आ रही है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सीज फायर पूरा मामला जो है वो ठीक हो जाएगा यहाँ हमास का, वो गाजा का। कैसे देखते हैं फजील साहब? क्योंकि असल चीज जो है इस वक्त तवज्जो अब गाजा पे है लोगों की। देखिए, अब गजा को हमास संभालेगा अफगानिस्तान की तरह, और गजा अलग देश बनेगा, मतलब फिलिस्तीन अलग देश बनेगा। और अब वो सारी बातें होंगी। अभी इजराइल अभी अपने सदमे से जरा बाहर आ जाए। एक कहते हैं ना कि अभी इस ऑपरेशन कर दिया जाता है तो तुरंत जो है वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जाता है, 4-5 घंटा उसको बाहर रखा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर में, तुरंत वार्ड में नहीं शिफ्ट किया जाता। तो अभी उस पीरियड में है नेतन्याहू, अभी वो ऑपरेशन से बाहर निकले हैं, थोड़ा 2-4 घंटा उनको रेस्ट की जरूरत है। फिर अब वो अस्थाई शांति की बात अगर करेंगे तो गजा और फिलिस्तीन का अस्थाई हल भी तो चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके और भी चीजें अभी बहुत कुछ होनी है। सीरिया का भी मामला हल करना है और जॉर्डन का भी हल करना है, मिस्र इजिप्ट का भी हल करना है, कई मामले हैं अभी। अभी तो हफ्ता 10 दिन हमको लग रहा है कि अभी नेतन्याहू का जो है वो चलेगा, अभी वो सदमे से उबर नहीं पा रहे। बहुत बड़ा सेटबैक लगा है उनको, बहुत बड़ा सदमा लगा है, उससे वो निकल नहीं पा रहे। 8-10 दिन उनको पूरी तरह से निकलने लगेगा, और जब निकल जाएंगे, जो अपनी गहरी नींद में अभी है वो, और जब नींद उनकी टूटेगी तब वो तय करेंगे कि सीज फायर अस्थाई करना है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अभी भी वो इंतजार में है कि कुछ ऐसी ताकत मिल जाए जिससे हम अभी पासी जो है
बाजी पलट सके। लेकिन अब क्या मिलेगा? सैयद नासिर का इजिप्ट का जो 1947 में जो युद्ध हुआ था, लास्ट टाइम में वो जीत गए थे, इजराइल जीत गया था। तो वही वो दोबारा सपना देख रहे हैं कि जो हम 1947 के बाद जो हम हारते हारते जीत गए, वही चीज अभी भी देख रहे हैं। तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। तब इजिप्ट दाहिने हाथ था, अब जो है मामला सीधे है, सीधे हाथ पे है, एकदम फ्रंट चेहरे के सामने। और तब सैयद नासिर एक खानदानी बादशाह के बेटे थे, और खामेनी साहब साधारण परिवार से निकल करके वहां तक पहुंचे। बहुत दुनिया जो है बहुत दूर है अभी। इजराइल अभी भी उसी खुशफहमी का शिकार बना हुआ है, वो चलेगा नहीं उनका। और इसीलिए जो है वो अभी भी तलाश रहे। लेकिन 8-10 दिन देख लिए सब लोग, ईरान भी खामोश है, सब लोग खामोश हैं कि भाई इनको 8-10 दिन देख लो, फिर ये क्या करते हैं उसके बाद फिर तय किया जाएगा। जी आखिर में मैं चाहूंगा कि हमारे जो मोहतरम है फिरोज अहमद बख्श साहब, यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, और यही इसी बात पे खत्म भी करूंगा कि भारत के जो लोग अब तक प्रो इजराइल के रूप में अधिकतर दिखते थे, उसमें भारी गिरावट आई पिछले कुछ यहाँ पे सर्वे की रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों में चुनावी सर्वे करने वाले संस्थानों ने सर्वे में पाया है कि अब करीब 60% भारतीय अवाम जनता ईरान के पक्ष में खड़ी हो गई है। ये सर्वे यहाँ हिंदुस्तान में इस तरीके का सर्वे आया है। और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने उन्होंने 81% राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा है कि 60% नहीं बल्कि 81%। तो ये जो चेंज हिंदुस्तान में भी, या आज जिस तरह से विदेश मंत्री ने बहुत तफसीली बात की है, कैसे देखते हैं इसको फिरोज अहमद बख्श साहब? और यही हम एंड भी करेंगे। अनम्यूट कर लें। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बुंदेला साहब जो चीज भेजते हैं वो मोतबर होती है, और वो कहीं ना कहीं खोजबीन करके रिसर्च करके भेजते हैं। लेकिन जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, आपने कहा कि जी 81% ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक है, होंगे, मैं इसको इनकार नहीं करता, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, हम रिपोर्ट लोग जो आई है, राजा सिंह राजपूत साहब 81% ठीक है, कह रहे हैं और जयदीप सिंह बुंदेला 60%। रिपोर्ट जो आई देखिए, उसके हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कोई बात। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 60 और 80% ठीक है, इनका भी कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई बेसिस होगी, ये बात कह रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल तजुर्बा है वो ये है, और मुझे पता नहीं मैं कौन सी परसेंटेज से बात करता हूँ, कि हिंदुस्तान में देखिए, अब मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। मुसलमान जो है वो तो 100%, ऑलमोस्ट 100% ईरान के साथ है। तो वो मतलब 20-30% उसको आप लगा लें, बाकी बिरादरान वतन को लगा लें। लेकिन बिरादरान वतन जो है, जहां तक मेरा असेसमेंट है, वो इसराइल के साथ ज्यादा है। ठीक है, और हो सकता है कि एक आध रोज में बिल्कुल चेंज हो गया हो, कुछ माइंडसेट बदल गया हो। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर आमतौर से जो मुस्लिम माइंडसेट है वो फलस्तीन के साथ रहता है, ईरान के साथ रहता है, मुस्लिम कंट्रीज के साथ रहता है। उस पर सवाल भी उठाए जाते हैं, अरे भाई तुम हिंदुस्तानी हो, तुम फलस्तीनियों के लिए क्यों इतने परेशान हो रहे हो, ईरान के लिए क्यों तुम्हारी जान निकली जा रही है, सवाल उठाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 60 और 80 ठीक है, मैं उसको आई एम नॉट चैलेंजिंग, अगेन आई एम सेइंग, लेकिन इतना ज्यादा शायद फीसद नहीं होगा जो इस वक्त फलस्तीन या ईरान के साथ खड़े। लेकिन अगर ऐसा है तो दिस इज अ वेलकम चेंज। और आखिर में बस ये मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब फजील साहब ने भी सही फरमाया, और अपने सभी के अपने कुछ ना कुछ अनुमान होते हैं, अंदाजे होते हैं कि बकौल फजील साहब, ये लड़ाई अभी आर पार की नहीं हुई है, और परमानेंट अमन के लिए परमानेंट लड़ाई की जरूरत है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि परमानेंट अमन के लिए क्या अभी मजीद परमानेंट लड़ाई होगी या नहीं होगी। मेरा तो ख्याल ये है कि लड़ाई क्या, अगर थोपी गई ईरान के ऊपर तो लड़ाई हो जाएगी। ईरान अपनी तरफ से कोई अटैक अब नहीं करने वाला है। ईरान को जो करना था वो बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह से उसने
12 दिन में 11-12 दिन में वो कर दिया है और आगे मेरे ख्याल से इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इकबाल था इजराइल का, जो उसका एक दबदबा था, जो उसका रौब था, जो इसकी एक चमक थी मिलिट्री के मामलों को लेके, वो अब नहीं रही पहले जैसी। बाकी इनको अगर उसको रिगेन करना है और अगर ये दोबारा हमला करते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कि ईरान फिर उनको उससे भी ज्यादा मजबूत जवाब दे सकता है। बस मैं यही कहूंगा कि हर जगह अमन रहे, चाहे वो ईरान हो, फलस्तीन हो, इसराइल हो या यूक्रेन हो, रूस हो। ये जंगें बहुत हमने देख ली, बहुत हो गया। अब बिल्कुल। यह है कि ट्रम्प साहब को, मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि ट्रम्प साहब को जो है नोबेल प्राइज फॉर पीस मिल जाए, मगर इस शर्त पे कि वो गाजा और यूक्रेन में भी लड़ाई बंद कर दे। जी बिल्कुल, और मैं इसी के साथ बात खत्म करूंगा। यूनुस चौड़वाला साहब ने कहा है कि अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू हो गया है। बहरहाल तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं और अभी भी खबर आ रही, लेकिन मैं अब यहीं पे खबर रोकूंगा। शुक्रिया आपका फिरोज अहमद बख्श साहब, और शुक्रिया फदील अहमद साहब कि आप दोनों तशरीफ लाए और हालात का हमने जायजा लिया, और फिर हम इसी तरह आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट फजील अहमद साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो जंग की सूरत हाल है वो क्या है और किस तरह से नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए पूरे खित्ते को जंग में भेज रहे हैं, और इस दौरान मुसलमानों की सूरत हाल क्या रहेगी, वो किस तरफ खड़े होंगे, इन तमाम चीज़ों पे हम बात की और हम इस पे नज़र भी रख रहे हैं। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।